हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, अब तक की जो मैंने मिक्स प्रैक्टिस करा दी थी 125 तक के क्वेश्चन, जो 125 तक के क्वेश्चन थे वो मैंने इसमें करा दिए हैं। ठीक है, जो पिछले वाले क्वेश्चन थे और ये वाली वीडियो इससे आगे जो टॉपिक है मैंने उस आगे जितने भी ऑल टॉपिक से क्वेश्चन चल रहे हैं, ठीक है, ये वाले भी तो जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैंने यहाँ पर रखे हैं। ठीक है, और जो 125 तक के क्वेश्चन थे ना वो मैंने करा दिए पिछली वाली वीडियो में, उसे देख लेना। मिक्स प्रैक्टिस ऑल टॉपिक्स मिक्स प्रैक्टिस चल रही है यहाँ पर। जो प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन है ना, ठीक है, वही चल रहे हैं यहाँ पर। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं, टाइम ना वेस्ट करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हाँ, क्वेश्चन नंबर 26वां। ठीक है, इसे 25 तक क्वेश्चन करा दिए थे ना मैं पिछली वाली वीडियो में। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण क्या है? जो वायुमंडल में प्रकाश के विसरण विसरण समझती है, तो विसरण का क्या कारण है? तो क्या हीलियम है, धूल है? चलो, कौन सा वायुमंडल में प्रकाश का जो विसरण होता है, वायुमंडल में प्रकाश का विसरण कौन से किस कारण से होता है? हीलियम से होता है, या धूलकण से होता है, जलवायु से, या कार्बन डाइऑक्साइड से? तो किससे होता है? तो वायुमंडल में जो विसरण का कारण किससे होता है? तो देखो क्या होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन है। ठीक है, क्या हुआ? बी ऑप्शन है। तो धूलकण जो होते हैं ना, वो वायुमंडल में विसरण का कारण होते हैं। ठीक है, धूलकण किस कारण होते हैं? विसरण का कारण होते हैं धूलकण। ठीक, क्वेश्चन नंबर 27 पे चलते हैं आगे। क्वेश्चन 27 में हमारा क्वेश्चन 27, एक रॉकेट किसके संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करती है? जो रॉकेट होती है वो किसके संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करती है? किसके? कोणीय संवेग, रेखीय संवेग, ऊर्जा, या द्रव्यमान? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन वाइज देखो, जल्दी से डिसाइड करिए कौन सा होगा। तो इसका जो राइट आंसर है, जो हमारी रॉकेट होती है वो हमारे किसी कारण किसके सिद्धांत पर कार्य करती है? वो करती है हमारा रेखीय संवेग सिद्धांत के कार्य पर। देखो ऑप्शन नंबर बी आ गया। ठीक है, तो रेखीय संवेग सिद्धांत के कार्य पर करती है, रेखीय संवेग का। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 28 पर। क्वेश्चन नंबर 28 में, चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? जो चाबी जो भरी होती है, जो घड़ी चाबी वाली घड़ी जो होती है, उसमें कौन सी एनर्जी मतलब कांस्टेंट रहती है, ये बोला है। ठीक है, कौन सी एनर्जी होती है? संचित ऊर्जा होती है इसमें। ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन है यांत्रिक ऊर्जा, सी ऑप्शन है स्थितिज ऊर्जा, और डी ऑप्शन है गतिज ऊर्जा। तो चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा एब्जॉर्ब होती है? तो होती है स्थितिज ऊर्जा। कौन सी होती है? स्थितिज ऊर्जा। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो क्या होगा? स्थितिज ऊर्जा उसमें स्थित होती है। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर। क्वेश्चन नंबर 29 में न्यूनतम पारगम्यता, यानी ऑप्शन नंबर 29 में कहता है कि न्यूनतम पारगम्यता शक्ति किस शक्ति किरण कौन सी होती है? जो न्यूनतम पारगम्यता वाली किरण हो शक्ति जो होती है वो कौन सी होती है? जिससे कम पारगम्यता वाली शक्ति किसकी होती है? किसकी होती है पारगम्यता? अल्फा किरण की, एक्स किरण की, या अल्फा किरण की, या गामा किरण की, जो क्या डेल्टा बोलते हैं इसे, डेल्टा किरण। ठीक है, और तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा क्या होगा? न्यूनतम पारगम्यता। क्या होगा? न्यूनतम पारगम्यता शक्ति किसकी होती है? तो किसकी होती है? ये होती है अल्फा किरण। जो अल्फा किरण होती है उसकी न्यूनतम पारगम्यता शक्ति होती है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आंसर पर। हाँ, क्वेश्चन नंबर 30 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या कहता है? विद्युत धारा का मापन निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग करके किया जाता है? जो विद्युत धारा का जो मापन है वो ऐसा कौन सा उपकरण का प्रयोग किया जाता है कि वो उससे विद्युत धारा का मापन कर सकते हैं हम? तो किसका? ऑप्शन नंबर ए है वोल्टमीटर, ऑप्शन नंबर बी है एनीमोमीटर, और ऑप्शन नंबर डी है वोल्टमीटर, ऑप्शन नंबर डी है अमीटर। तो किसका प्रयोग करके विद्युत धारा का मापन कर सकते हैं हम? तो किसका प्रयोग करके हम कर सकते हैं विद्युत धारा का मापन? तो इसका आंसर क्या होगा बताइए? इसका आंसर होगा डी ऑप्शन राइट। ठीक है, क्या होगा? वो अमीटर के मापन करके विद्युत धारा का मापन कर सकते हैं। ठीक है, अमीटर का प्रयोग करके हम। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पर। तो क्वेश्चन नंबर 31 में, न्यूटन की गति के द्वितीय नियम के अनुसार निम्नलिखित कौन सा कथन सत्य है? न्यूटन की गति का द्वितीय नियम है, उसके अनुसार कौन सा कथन सत्य है इनमें से? तो कौन सा कथन सत्य है? इसके संवेग संरक्षण के सिद्धांत प्रतिपादित किया था। जो न्यूटन का जो प्रथम ये ऑप्शन है, इसका जो इसके संवेग संरक्षण का सिद्धांत प्रतिपादित किया, ऑप्शन नंबर बी है। इसके बल की परिभाषा ज्ञात की जाती है। इसके जड़त्व की परिभाषा ज्ञात की जाती है। न्यूटन का द्वितीय नियम, न्यूटन की गति के द्वितीय नियम की बात कर रहा है। ठीक है, द्वितीय नियम की। तो ऑप्शन में कौन सा सही होगा या उपयुक्त सही सभी? तो कौन सा क्या होगा सर? सही कौन सा हो बताइए जल्दी से। देखो बताऊँ मैं आपको ये। तो इससे बल की परिभाषा ज्ञात की जाती है। क्या ये हो सकता है ऑप्शन बी ऑप्शन? या इसके जड़त्व की परिभाषा ज्ञात की जाती है, या इससे ही संवेग संरक्षण सिद्धांत प्रतिपादित किया? क्या ऑप्शन होगा इसका राइट? तो क्या होगा इसका राइट? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, केवल इसके बल की डेफिनेशन ज्ञात की जा सकती है। ठीक है, न्यूटन के द्वितीय नियम की, जो एफ इजिकल टू क्या होता है? एम ए। ठीक है, क्या होता है? एम ए होता है। ठीक है, एफ इजिकल टू एम ए।
ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पर। सूर्य में ऊर्जा के उत्पादन की प्रक्रिया, जो सूर्य है हमारा, उसमें ऊर्जा के उत्पादन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम? नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन, आयनन, या इनमें से कोई नहीं। क्या ऑप्शन होगा इसका राइट? इसका जो राइट ऑप्शन होगा क्या होगा? क्या होगा इसका राइट ऑप्शन? इसका जो राइट ऑप्शन होगा नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन पर ऊर्जा में सूर्य में एनर्जी उत्पादन की प्रक्रिया को कहते हैं, ठीक है, नाभिकीय संलयन। अब बात करें नाभिकीय विखंडन। जो नाभिकीय विखंडन है, नाभिकीय विखंडन की बात कर लूँ एक बार, तो नाभिकीय विखंडन क्या कहते हैं? जैसे कि नाभिकीय विखंडन मतलब बड़ा पिंड हो, मतलब उसको मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में वो हो जाए, फट जाए, ठीक है। जैसे कि बात करें हम परमाणु बम, परमाणु बम, ठीक है, परमाणु बम नाभिकीय विखंडन पर कार्य करता है, और नाभिकीय संलयन पर सूर्य मतलब सूर्य की जो एनर्जी है वो उत्पादन होती है। और बात करूँ हाइड्रोजन, जो हाइड्रोजन बम भी नाभिकीय संलयन पर कार्य करते हैं, ठीक है, हाइड्रोजन बम जो होते हैं, ठीक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ए ऑप्शन। मैंने बताया था। तो नाभिकीय संलयन पर क्या होगा? सूर्य में ऊर्जा उत्पन्न होती है, ठीक है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पर। तो क्वेश्चन नंबर 33 पर क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 33, ध्वनि का तारतम्य किस पर निर्भर करता है? जो ध्वनि का तारतम्य है ये किस पर निर्भर करता है? ध्वनि का तारतम्य आयाम पर, वेग पर, आवृत्ति पर, तीव्रता पर, किस पर निर्भर करता है? ध्वनि का जो तारतम्य होता है तो किस पर? आयाम पर करता है, या वेग पर करता है, या आवृत्ति पर, या तीव्रता पर। तो क्या होगा इसका राइट ऑप्शन? ध्वनि का जो तारतम्य होता है वो हमेशा आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है, ठीक है, आवृत्ति पर डिपेंड करता है। किस पर? आवृत्ति पर। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पर। इसके ऑप्शन ओपन कैसे हो गए हैं? गुरुत्वाकर्षण नियमों के आविष्कारक कौन हैं? तो गुरुत्वाकर्षण के नियमों के जो आविष्कारक हैं, गुरुत्वाकर्षण का नाम किसने दिया था? ठीक है, बताइए किसने दिया था? आइंस्टीन ने दिया था, या कोपरनिकस ने, गैलीलियो ने, या न्यूटन ने? किसने दिया था गुरुत्वाकर्षण नियमों का? तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? इसका राइट ऑप्शन, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, न्यूटन ने दिया था गुरुत्वाकर्षण नियमों को, ठीक है, आविष्कार किया था, ठीक है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पर। तो क्वेश्चन नंबर 35 में क्या कहता है? वह कौन सा बल है जिसका कारण पिंड धरती के केंद्र की ओर खींच चला जाता है? ऐसा कौन सा जो कारण है, जो पिंड होता है, जो हमारा ऑब्जेक्ट जो होता है, धरती के केंद्र की ओर खींचा चला जाता है? कौन सा होता है? आवेग बल, संवेग होता है, या द्रव्यमान, या गुरुत्वाकर्षण? तो कौन सा होता है इसका राइट ऑप्शन? तो इसका जो राइट ऑप्शन होता है, पता जल्दी से, इसका राइट ऑप्शन, इसका राइट ऑप्शन होता है डी ऑप्शन। तो गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी का जो ऑब्जेक्ट होता है वो केंद्र की ओर खींचा चला जाता है, ठीक है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पर। क्वेश्चन नंबर 36 में क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 36 में कहता है निम्नलिखित में से किस रंग की सर्वाधिक तरंगदैर्घ्य होती है? कौन से रंग की सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य होती है? वेवलेंथ हरे रंग की होती है, पीले रंग की होती है, या बैंगनी रंग की, या लाल रंग की? किसी वेवलेंथ सबसे अधिक होती है? तो बताइए इसका जो राइट ऑप्शन होगा क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, लाल रंग की सबसे अधिक वेवलेंथ होती है। अगर बात कम कम तो बैंगनी रंग की होती है, सबसे कम किसी की होती है? बैंगनी रंग की सबसे कम होती है, और लाल रंग की सबसे अधिक होती है। जहाँ पूछिए सर्वाधिक होती है तो किसी हो जाएगी? लाल रंग की। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पर। साधारण बातचीत की तीव्रता डेसिबल में कितने डिग्री होती है? साधारण बातचीत की जो तीव्रता होती है वो कितने डेसिबल में होती है? 180 डेसिबल, या 30 से 40, 140 डेसिबल, 15 से 20 डेसिबल, या 80 डेसिबल? कितनी होती है? तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? इसका राइट ऑप्शन होगा बी ऑप्शन राइट, ठीक है, 30 से 40 डेसिबल होती है, ठीक है, किसकी? साधारण बातचीत की तीव्रता जो होती है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पर। तो 38वां क्वेश्चन कहता है 38वां, टेली उपग्रह का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो टेली उपग्रह जो होता है उसका उपयोग किसके लिए किया जाता है? किसके लिए किया जाता है? रडार संचार के लिए, रेडियो संचार के लिए, ये अंतर महाद्वीपीय संचार के लिए, उनमें से कोई नहीं। तो किसके लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है टेली उपग्रह जो होती हैं हमारी, वो किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन नंबर सी, अंतर महाद्वीपीय संचार के लिए, ठीक है, अंतर महाद्वीपीय संचार के लिए किया जाता है, ठीक है। चलते हैं आगे क्वेश्चन पर। तो क्या क्वेश्चन नंबर 39 में क्या होता है? मैंने बताया था केंद्र खींचा रहता है, वो क्या होता है हमारा? वह बल जो जिसका कारण पिंड धरती के केंद्र की ओर खींचा चला जाता है, वो कौन सा है? गुरुत्वाकर्षण बल। ये क्वेश्चन, ठीक है, रिपीट हो गया शायद यार, मुझे लगता है गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है, इसका आंसर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पर। क्वेश्चन नंबर 40 में कहता है हमसे इंद्रधनुष में किस रंग का वर्ण विक्षेपण सबसे अधिक होता है? जो इंद्रधनुष होता है उसमें कौन से रंग का वर्ण विक्षेपण सबसे अधिक होता है? तो किस रंग का होता है सबसे अधिक वर्ण विक्षेपण? पीला, या नीले रंग का, या बैंगनी रंग का, या लाल रंग का? किस रंग का सबसे अधिक
बड़े बच्चे पर होता है। तो बताइए इसका आंसर आंसर क्या होगा? इसका राइट ऑप्शन होगा क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। तो किस रंग का होता है? बैगनी रंग का। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 में कहता है प्रकाश के छोटे छोटे कणों से मिलकर, जिन्हें कहते हैं हम क्या कहते हैं? प्रकाश के छोटे छोटे कणों से मिलकर बनता है, उसको हम क्या कहते हैं? प्रोटॉन कहते हैं या पॉजिट्रॉन कहते हैं या न्यूट्रॉन कहते हैं या परमाणु कहते हैं? क्या कहते हैं? प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर जो बनता है, क्या कहते हैं उसको? तो क्या कहते हैं उसको? बताइए जल्दी से। तो उसको बोलते हैं हम, क्या होगा उसका राइट ऑप्शन? इसको होगा ऑप्शन नंबर 1। क्या बोलते हैं? प्रोटोन, फोटोन बोलते हैं उसे। क्या कहते हैं? फोटोन। हाँ, क्या कहते हैं? फोटोन कहते हैं इन्हें। ठीक है, प्रकाश के छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, उसे फोटोन बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं ऑप्शन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42 पर। क्वेश्चन नंबर 42 पे बात करते हैं आकाशगंगा की आकृति। जो आकाशगंगा है, जो गैलेक्सी है, उसकी आकृति कैसी होती है? कैसी होती है? स्पाइरल। कैसी होती है? स्पाइरल होती है या दीर्घवृत्ताकार होती है, वृत्तीय होती है, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? बताइए जल्दी से। तो आकाशगंगा जो आकृति होती है वो कैसी होती है? वो होती है स्फेरिकल। ठीक है, स्पाइरल, स्पाइरल टाइप में होती है। ठीक है, आकाशगंगा की देखो इस तरह से स्पाइरिकल, जिसे हम हेलिक्स टाइप से बोलते हैं। ठीक है ना, ऐसे घूमी हुई। ठीक है, इस तरह से मतलब स्पाइरिकल होती है आकाशगंगा। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पर। प्रकाश की जो गति है, प्रकाश की गति किसके बीच में जाती हुई न्यूनतम हो जाती है, कम हो जाती है? किसके बीच में जाती हुई? तो वायु में जाती हुई ऑप्शन नंबर दे रखा है, ऑप्शन नंबर जल में जाती हुई, निर्वात में जाती हुई या कांच में जाती हुई? किस में जाती हुई? जो प्रकाश की जो गति है वो कम हो जाती है, न्यूनतम हो जाती है। तो किसके कारण हो जाती है? तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, कांच में जाते हुए प्रकाश की जो गति है वो न्यूनतम हो जाती है। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पर। क्वेश्चन 44 में क्या कहते हैं वायुमंडल में बादल तैरने का कारण, जो वायुमंडल में बादल तैरते हैं वो किसके कारण तैरते हैं? बताइए जल्दी से। वेग के कारण तैरते हैं या ताप के कारण तैरते हैं या घनत्व के कारण तैरते हैं या दाब के कारण तैरते हैं? तो इसका जो राइट ऑप्शन हो क्या होगा? इसका राइट ऑप्शन तो मैं बता दूँ आपके लिए, जो बादल होते हैं, जो बादलों की जो डेंसिटी होती है ना, घनत्व, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर हो जाएगा जो घनत्व जो होता है, इसका जो घनत्व, इसके कारण बादल तैरते हैं। ठीक है, इन्हें घनत्व कम होता है। ठीक है, बादलों का। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पर। क्वेश्चन 45 में विद्युत धारा, विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक क्या है? जो विद्युत धारा होता है, विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक क्या है? ठीक है, क्या यूनिट या एम्पियर या कूलम या वाट? तो क्या है इसका मात्रक? विद्युत धारा का मात्रक होता है, बता दूंगा आपको, एम्पियर। ठीक है, विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। ठीक है, कूलम किसका होता है? कूलम किसका होता है? आवेश का, चार्ज का। वाट किसका होता है? वाट शक्ति का। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पर। क्वेश्चन 46 में पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से सबसे नजदीक होता है? जो पृथ्वी का कि गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से सबसे नजदीक होता है? कितना भाग होता है चंद्रमा के सबसे पास में होता है? तो कितना होता है? 1/5 या 1/6 या 1/4 या 1/2? ठीक है, तो क्या होगा इसका राइट ऑप्शन? इसका राइट ऑप्शन होगा 1/6। क्या होगा? 1/6 ऑप्शन। ठीक है, अगर पृथ्वी पर दिन 24 घंटे है, ठीक है, अब बताना इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में देना। ठीक है, अगर पृथ्वी का टाइम पीरियड 24 घंटे है, ठीक है, तो चंद्रमा की सतह पर क्या होगा? किस पर? चंद्रमा की सतह पर कितना होगा इसका भाग? ठीक है, बताना आपको कितने टाइम रह जाएगा चंद्रमा पर। सिंपल सा है यार, बता दो। ठीक है, लेकिन आप हमें कमेंट बॉक्स में देना। ठीक है, इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पर। एंगस्ट्रॉम क्या मापता है? जो एंगस्ट्रॉम मापता है, क्या नापता है? एंगस्ट्रॉम किसका नापता है? समय को मापता है, आवृत्ति को मापता है, आवर्तकाल को, तरंग दैर्घ्य को? किसको मापता है? जो एंगस्ट्रॉम होता है वो नापता है तरंग दैर्घ्य को। ठीक है, किसको मापता है? तरंग दैर्घ्य को नापता है। ठीक है, एंगस्ट्रॉम। और बता दो एक एंगस्ट्रॉम में कितने मीटर होते हैं? 10⁻⁻10 मीटर। ठीक, कितने होते हैं? एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन। इसका आंसर तो डी होगा। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पर। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? तो विद्युत बल्ब का फिलामेंट बना होता है, किसको? ये तो पता होगा। देखो, निक्रोम का बना होता है, टंगस्टन का या तांबे? किसका बना होता है? तो किसका होता है? विद्युत बल्ब का फिलामेंट बना होता है वो टंगस्टन का बना होता है। किसका? टंगस्टन का बना होता है। ठीक है, इसका जो राइट ऑप्शन हो क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 49 49 पर। क्वेश्चन नंबर 49 पर
आर्यभट्ट के ग्रह गतियों के मॉडल को क्या कहते हैं? जो आर्यभट्ट के जो ग्रह गति हैं उनके मॉडल को क्या कहते हैं? हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक दर्शन के गणितीय के सिद्धांत, पृथ्वी केंद्रीय मॉडल या सूर्य केंद्रीय मॉडल या इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इसका राइट ऑप्शन? बताइए। जो आर्यभट्ट है, आर्यभट्ट के जो ग्रह गतियों के मॉडल को हम कहते हैं, क्या कहते हैं हम? क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, सूर्य केंद्रित मॉडल कहते हैं उसे। क्या कहते हैं? सूर्य केंद्रित मॉडल कहते हैं। ठीक है, तो आर्यभट्ट ग्रही गतियों के मॉडल को कहते हैं हम सूर्य केंद्रीय मॉडल। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पर। देखो वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कर देना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50, पृथ्वी पर एक चलती हुई आमतौर पर किसके कारण अपने आप रुकती है? जो पृथ्वी पर चलती हुई वस्तु आमतौर पर किसके कारण रुक जाती है? किस कारण रुक जाती है? गुरुत्वाकर्षण या संवेग संरक्षण या घर्षण बल या जड़त्व के सिद्धांत पर किसके कारण रुक जाती है? पृथ्वी पर कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है, ठीक है, इस सतह पृथ्वी की, ठीक है, इस पर कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है तो वो किसके कारण अपने आप रुक जाता है? धीमे धीमे रुक जाता है, तो किस कारण रुक जाता है? तो क्या ऑप्शन होगा इसका? बताइए जल्दी से। इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर घर्षण बल, फ्रैक्शन फोर्स। ठीक है, फ्रैक्शन फोर्स बोलते हैं उसे। ठीक है, जैसे कि हम जो बॉडी है, ठीक है, जब तक गति करती रहेगी, जब तक कि कोई इस पर बाहर से बल ना लगाए, घर्षण बल। ठीक है, और घर्षण बल हमेशा ऑब्जेक्ट के पीछे की ओर लगता है। ठीक है, हमेशा पीछे की ओर लगता है घर्षण बल। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट आगे तक लगता है तो फ्रैक्शन फोर्स पीछे की ओर लगता है। ठीक है, हमेशा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 पर। देखो इसमें कुछ भी ज़्यादा क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, 60 क्वेश्चन करा दूंगा। हाँ, 40 क्वेश्चन तो करा दूंगा। ठीक है, दो वीडियो में 60 क्वेश्चन हो जाएंगे। एक अंतरिक्ष यात्री अपने अंतरिक्ष में आकाश दिखाई देता है। एक अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में आकाश दिखाई देता है। यात्री होता है अंतरिक्ष, उनको आकाश कैसे दिखाई देता है? काला दिखाई देता है या नीला दिखाई देता है या लाल दिखाई देता है या बैगनी? कौन सा होगा इसका राइट ऑप्शन? इसका राइट ऑप्शन होगा जो अंतरिक्ष यात्री होता है उसको जो आकाश दिखाई देता है काला दिखाई देता है। कैसा? काला। इसका राइट ऑप्शन होगा काला। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 52 पर। तो क्वेश्चन 52, वोल्ट मीटर का प्रयोग करके मापने के लिए किया जाता है। वोल्ट मीटर का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? तो किसे मापने के लिए? तरंग दैर्घ्य मापने के लिए या वेग मापने के लिए, तापमान मापने के लिए, आवृत्ति मापने के लिए? किसको मापने के लिए किया जाता है वोल्ट मीटर का प्रयोग? तो किसको मापने के लिए किया जाता है? ये किया जाता है टेम्परेचर को, तापमान को मापने के लिए वोल्ट मीटर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 कौन सा है? ओस बिंदु का सापेक्ष आर्द्रता। जो ओस बिंदु का सापेक्ष आर्द्रता होती है कितनी होती है? 0% होती है या 25% होती है, 50% या 100%? जो ओस बिंदु होता है उसकी सापेक्ष आर्द्रता पूछी है। ठीक है, रिलेटिव डेंसिटी बोलते हैं। ठीक है, सापेक्ष आर्द्रता। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो गया? तो ओस बिंदु का पर सापेक्ष आर्द्रता होती है वो कितनी होती है? 100% होती है। ठीक है, कितनी होती है? 100%। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। ठीक है, चलो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54 पर। जूल सेकंड का मात्रक, जो जूल सेकंड है इसका मात्रक क्या है? जूल सेकंड बताइए जल्दी से। किसका होता है? कोणीय संवेग का या दाब का या कार्य का या संवेग का? किसका मात्रक होता है जूल सेकंड? तो बताइए जल्दी से, जूल सेकंड किसका मात्रक होता है? जूल सेकंड होता है इसका मात्रक। किसका मात्रक होता है जूल सेकंड? तो जूल सेकंड किसका मात्रक होता है ये बता दो आपके लिए। ये होता है कोणीय संवेग। किसका होता है? एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट इसको MBR। ठीक है, कि देखिए संवेग की बात करते हैं तो कोणीय मोमेंटम क्या होता है? आई ओमेगा इसे बोलते हैं। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये वाला। ठीक है, L बराबर आई ओमेगा। ठीक है, कोणीय संवेग। आगे बात करते हैं। और इसका मतलब दाब का क्या होता है? दाब का पता होगा, देखो पास्कल ही होता है दाब का। कार्य का जूल होता है। संवेग का क्या होता है? संवेग का बता दूं मैं आपके लिए। संवेग का क्या होता है? संवेग का मतलब आवेग के इक्वल होता है। किसके? इम्पल्स जो बोलते हैं, संवेग और आवेग के सेम इसका। ठीक है, क्या होता है इसका इसकी डायमेंशन होती है MLT-1। इसकी डायमेंशन क्या होती है? MLT-1। किसकी? आवेग की और संवेग की। ठीक है, दोनों डायमेंशन इतनी होती है। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 55 पर। क्वेश्चन नंबर 55 दे रखा है हमारे लिए। एक लैंप में तेल ऊपर की ओर चढ़ जाता है। जो एक लैंप जो होता है उसमें जो तेल है वो ऊपर की ओर चढ़ जाता है, किस कारण चढ़ जाता है? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण या तेल की कमी के कारण या किस का कारण या अंतर दबाव के कारण? तो लैंप में तेल चढ़ जाता है तो किस कारण चढ़ जाता है? वो किस का कार्य, किस का तो बोलते हैं ना,
कैपिलरी जो बोलते हैं, ठीक है, उसके कारण चढ़ जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन है इसका, ठीक है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर आगे 56 पर। तो क्वेश्चन 56 में दे रखा है एम्पियर मापने का कारण। जो एम्पियर मापते हैं किसकी इकाई है, किसको मापते हैं एम्पियर से, पावर को मापते हैं, प्रतिरोध को मापते हैं, करंट को या वोल्टेज को, किसको मापते हैं, तो ये तो पता होगा किसको मापते हैं एम्पियर में। एम्पियर मापते हैं हम करंट को, किसको मापते हैं, करंट को मापते हैं, ठीक है, धारा को मापते हैं एम्पियर में। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 56 पर। इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन, ठीक है। 57 पर आते हैं प्रकाश किस प्रकार की तरंग है। प्रकाश जो है किस प्रकार की तरंग है, प्रकाश किस प्रकार की तरंग है, अनुप्रस्थ है, अनुदैर्ध्य है, दोनों है या इनमें से कोई। जब प्रकाश है हमारी, तो बता दूंगा आपके लिए, वो एक क्या है, अनुप्रस्थ तरंग है, ठीक है। कौन सी तरंग है, एक अनुप्रस्थ तरंग है, ठीक है, प्रकाश। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 58 पर। क्वेश्चन नंबर 58 है हमारा, गति के नियामक का प्रतिपादन किया। जो गति के नियम है वो, उसका प्रतिपादन किसने किया था, किसने किया था, गैलीलियो ने किया था, जेबी नैल्स ने किया था, न्यूटन ने किया था, या एरिस्टोटल ने किया था, किसने किया था जो गति के नियमों को, ये क्या था, न्यूटन ने, किसने किया था, न्यूटन ने, ठीक है, गति के नियमों को दिया। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 59 पर। तो क्वेश्चन नंबर 59 में कहता है हमसे, प्रकृति में सबसे सशक्त बल है, तो सबसे सशस्त्र बल कौन सा है। सशस्त्र मतलब बोलते हैं दुर्बल बल भी होता है, ठीक है, और एक होता है हाई बल, तो दो मतलब फोर्स होते हैं, ठीक है। कौन सा बल सबसे दुर्बल होता है, सशस्त्र बल होता है इसमें। तो क्या होगा इसका राइट ऑप्शन, चुंबकीय बल होगा, या नाभिकीय बल होगा, या गुरुत्वीय बल होगा, या वैद्युत बल होगा, कौन सा होगा, सशस्त्र बल पूछा है इसमें, ठीक है। तो क्या होगा इसका राइट ऑप्शन, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, कौन सा, नाभिकीय बल, ठीक है। हाई प्रेशर पूछा है इसमें, ठीक है, हाई किसका मतलब हाई फोर्स होता है, ठीक है। और सबसे कम बात करें दुर्बल बल किसका होता है, गुरुत्वीय बल का दुर्बल बल होता है, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 60 पर। तो क्वेश्चन नंबर 60 में कहता है द्रव्य में चुंबकत्व का कारण, जो द्रव्य होते हैं उनमें चुंबकत्व का कारण क्या है, क्या शांत प्रोटॉन, क्या इसका ऑप्शन नंबर ए है शांत प्रोटॉन, या शांत या इलेक्ट्रॉन की वर्चुअल गति, या सभी शांत न्यूट्रॉन। क्या है द्रव्यों में चुंबकत्व का कारण, क्या इन द्रव्यों में चुंबकत्व का कारण। तो इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में देना, ठीक है। इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में देना और बताना वीडियो कैसी लगी, ठीक है। और ऐसे ही मिक्स प्रैक्टिस के लिए अगली और वीडियो इससे 60 से आगे क्वेश्चन चलाऊंगा मैं, ठीक है। 60 से आगे 61 से स्टार्ट करूँगा, ठीक है। जितने भी है अगली वीडियो में टोटल कर दूंगा, ठीक है। 100 करीब क्वेश्चन है इसमें। और आज के लिए इतना है, तो एक लाइक करें बेकर मत जाना, ठीक है। लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और शेयर कर देना, ठीक है। वीडियो शेयर कर देना और बताना कि वीडियो कैसी लगी। और आपके लिए यार इतनी मेहनत कर रहे हैं तो यार लाइक वगैरह तो बनता ही है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखूँगा मैं, थैंक यू।